नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम नवंबर 2024 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को। लास्ट वीडियो तक में हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और जो वन लाइनर्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखिए ये काम का नहीं है। सेकंड आर्टिकल देखिए। सेकंड आर्टिकल जो है हमारा विधानसभा जो चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, उससे संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं, आपने देखा होगा 2014 के अंदर जो है आखिरी बार यहाँ पर चुनाव हुए थे। और जो आर्टिकल 370 है उसको हटने के बाद में यहाँ पहली बार जो है ये जो चुनाव है, पहले विधानसभा चुनाव जो है वो देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो देखिए, इस केंद्र शासित प्रदेश में अ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला, वो सीएम बने हैं। इससे पहले भी ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इससे पहले भी 2009 के अंदर ये सबसे कम उम्र के जो है वो सीएम बने थे। 11वें और सबसे युवा सीएम जो है यहाँ के बन चुके हैं। और यहाँ पर कितने सीट्स हैं जम्मू कश्मीर में, तो 90 सीट्स हैं। और सबसे ज़्यादा सीटें जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनकी पार्टी है उसने जीती है। अगर यहाँ के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सुरेंद्र चौधरी को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। यहाँ पर जो है हमारे उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 सीट्स हैं, 42 जो सीट्स हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को मिली हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, हाँ, अब देखिए कि उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है भारतीय संविधान के नाम पर ली है, क्योंकि आर्टिकल 370 यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो ये थोड़ी-सी कुछ बातें थी। फिर देखिए हरियाणा के अंदर जो है नायब सिंह सैनी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये थोड़ा-सा हम ध्यान रखेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। और यहाँ पर सीट्स कितनी है, तो यहाँ पर भी 90 सीट्स हैं। और यहाँ पर 48 सीट्स जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर जो है वो जीती हैं। ठीक है? बस इसमें इतनी ही बातें काम की थी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए काज़ीरंगा जो है, काज़ीरंगा कहाँ है? नेशनल पार्क असम के अंदर है। किस लिए फ़ेमस है? तो जो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं जिसको वन हॉर्न्ड राइनोसॉरस कहते हैं, उसके लिए फ़ेमस है। और काज़ीरंगा जो है हमारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अभी हमारे देश का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है। तितली बटरफ्लाई विविधता केंद्र जो है वो बना है। तो अगर ये दूसरा है, पहला कौन-सा है? तो पहला जो है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क जो है वो है। तो ये भी नाम ध्यान रखिएगा। पहला तो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तितली विविधता केंद्र। और दूसरा कौन-सा है? तो काज़ीरंगा का जो असम का जो काज़ीरंगा है वो है। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के लिए, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे। देखिए जो नागरिकता अधिनियम है, सिटीज़नशिप एक्ट है हमारा 1955 का। 1955 का जो सिटीज़नशिप एक्ट है, हालाँकि इसके अंदर कई संशोधन हो चुके हैं अब तक। अगर मैं बताऊँ तो 6 बार इसके अंदर संशोधन, जो नागरिकता से संबंधित ये एक्ट है, इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। लेटेस्ट संशोधन 2019 वाला है। ठीक है? और ये जो धारा 6A पढ़ेंगे, ये 1985 के अंदर इसके अंदर संशोधन करके जो है वो डाली गई थी। ठीक है? ये कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। और पॉलिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो भाग 2 जो है हमारे संविधान का, भाग 2 जो है सेकंड पार्ट जो है उसमें 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो सिटीज़नशिप से संबंधित बातें करते हैं। उसमें काफ़ी सारी डेट्स दे रखी है जो आपको पता होनी चाहिए। भई इस डेट से इस डेट तक आता है तो वो सिटीज़नशिप है, सिटीज़नशिप कैसे मिलती है, वो सारे प्रोसेस उसमें लिखे हुए हैं। तो वो पॉलिटी का पार्ट है। हाल-फिलहाल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कुछ पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर की गई और उन्होंने कहा कि भई ये जो आर्टिकल जो सॉरी धारा 6A जो जोड़ी गई है, ये जो है संविधान के विरुद्ध है। इसमें आर्टिकल जो 14 है उसका उल्लंघन होता है। आर्टिकल 14 क्या है? तो समानता का जो अधिकार दिया जाता है नागरिकों को, उसके ये विरुद्ध है। तो हम समझते हैं कि धारा 6A है क्या आखिरकार? तो देखिए ऐसा हुआ था कि 1971 में बांग्लादेश जो है उसको लिबरेशन जब मिला था, आज़ादी जब मिली थी, तो वहाँ से कई सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो भारत के अंदर, भारत में भी आपको पता होगा कि बांग्लादेश और आसाम की जो सीमा है वो पोरस है, पोरस बॉर्डर्स हैं उसके, मतलब उसमें आवागमन हो सकता है। तो वहाँ से यहाँ पर उनका आना शुरू हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि क्योंकि आप जानते हैं असम की एक सेपरेट कल्चरल आइडेंटिटी है, असम में एक विशिष्ट सांस्कृतिकता है, तो उसको बचाने के लिए जो है वहाँ कुछ आंदोलन भी हुए और उसको लेकर के जो है कई सारे जो है संस्थानों ने भई आंदोलन किया। इलीगल माइग्रेंट्स आएँगे तो हमारा जो डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, असम की संस्कृति ख़राब होगी। और ये भी होता है कि
जब इल्लीगल माइग्रेंट्स आते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा, वो बहुसंख्यक बन जाते हैं और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो कुछ सालों में अल्पसंख्यक बन जाते हैं। तो कई सारे मुद्दे थे, तो उनको लेकर के क्या हुआ कि 1985 के अंदर पहली बार जो है, पहली बार नहीं कहेंगे लेकिन 1985 के अंदर जो है हमारा सिटीज़नशिप जो एक्ट है, उसके अंदर परिवर्तन, जो 1955 का एक्ट है उसमें परिवर्तन करके धारा 6 ए को जोड़ा गया। अब ये धारा क्या कहती है कि भाई जो भी लोग आसाम के अंदर, ठीक है, सिर्फ़ असम की बात है, 1 जनवरी 1966 से पहले आए हुए हैं, वो तो यहाँ के मतलब जो है हमारे देश के नागरिक हैं ही हैं, ठीक है? 1966 1 जनवरी से पहले आए हुए हैं, वो तो हमारे सिटीज़न हैं। लेकिन 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च, मतलब इन्होंने क्या किया, टाइप कर दिया कि इसके बाद अगर कोई आता है, मतलब इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के रहा है असम के अंदर, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसको 10 साल तक हम रेज़िडेंस का अधिकार यहाँ देंगे, आप रह सकते हो, लेकिन आपको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, यानी कि आप पूर्ण तरीके से नागरिक नहीं कहलाओगे, आपको 10 साल तक यहाँ रहना होगा। जब रेज़िडेंस का प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ के नागरिक बनोगे, आपको वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो ये कुछ एक टेक्निकल पॉइंट था इसके अंदर। अच्छा, अब इस पे पिटीशन क्यों दायर हुए? तो पिटीशन दायर होने की बात ये थी कि भई पूरे देश में तो नागरिकता कानून अलग है, असम के अंदर ही अलग क्यों है? तो इसको लेकर के ये पिटीशंस थी, ठीक है? तो उसमें आर्टिकल जो है संविधान का आर्टिकल 6 है, ये इसका 6 का जो है क्या कहते हैं, उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 है, उसका उल्लंघन करता है कि भई सब जगह समानता है, यहीं क्यों आपने गलत तरीके से कर रखा है? तो इस पर जो है संविधान ये का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी 5 जजों की पीठ ने 4-1 से जो है इसकी 6 ए जो हमारी धारा है उसको वैधता प्रदान की है कि भाई ये ठीक है, असम के अंदर ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है? तो एक जज कौन है जिन्होंने अपना डिसेंट दिया है या असहमतता जताई है, तो उनका नाम आप देखिए यहाँ पर, जस्टिस जेबी पारदीवाला जो है उन्होंने अपने इससे जो है असहमति जो है वो ज़ाहिर की है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने सारी बातें बताई है, वही सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है सब चीज़ें। अच्छा, आर्टिकल 29 1 क्या है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 29 कहता है कि जो हमारे देश की विशिष्ट संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए संसद कुछ नागरिकता में कानूनों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आर्टिकल के बारे में भी ध्यान रखिएगा। 6 ए चर्चा के अंदर क्यों है? 29 क्या है? आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 जो है आपका सिटीज़नशिप की धारा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है? और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्या है नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6 ए को वर्ष 1985, मैंने आपको बताया 1985 के अंदर ही जो है असम अकॉर्ड साइन हुआ था। असम अकॉर्ड या असम समझौता किनके बीच में साइन हुआ? तो देखिए केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और जो वहाँ का ऑल इंडियन असम यूनियन था, स्टूडेंट यूनियन था, उसके बीच में जो है इसको उनके बीच में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है उसके, इन तीनों पार्टीज़ के बीच में इसको साइन किया गया था 1985 में। ठीक है? और इसी के दौरान जो है धारा 6 ए को जोड़ा गया। इस कानून के तहत जो अप्रवासी यानी इल्लीगल बांग्लादेश सहित दूसरे क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम में आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं। यद्यपि और रजिस्टर करा तो सकते हैं लेकिन 10 साल तक उनको वोटिंग राइट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यद्यपि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं है, यानी कि उनको नागरिकता नहीं देंगे। यानी समय सीमा क्या है? 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971। ठीक है? तो ये हमको जो चीज़ है वो टेक्निकल पॉइंट यही था, ये हमको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। यहाँ देखिए मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये जो 5 भाषाएं हैं इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं? तो भारत में अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है 11। ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन कौन सी भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ देखिए सबसे प्राचीन भाषा है पाली प्राकृत, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर बंगाल और असम पास पास में है, तो असमिया और बंगाली, और एक जो है मराठी भाषा आप याद रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये पूरी लिस्ट भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे इनमें से नाम देकर के पूछ ले कि इनमें से कौन-सी जो है हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो देखिए तमिल, संस्कृत, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है ही। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये जो देखिए साउथ की जितनी भी भाषा हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी हैं। संस्कृत है और उसके बाद उड़िया भी है। ठीक है? तो ये ऑलरेडी थी और उसके बाद में अभी जो है 5 भाषाओं को और जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है,
भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया और शास्त्रीय भाषा की स्थिति के लिए मानदंड निर्धारित किए गए। 2005 में मानदंडों को संशोधित किया और संस्कृत को शास्त्रीय भाषा घोषित किया। तो जो कल्चरल लैंग्वेज है, उसमें इन 11 भाषाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट देखिए, मंत्रिमंडल जो है, हमारा जो कैबिनेट है, उसने भारत की एक संस्था है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी है। मतलब भारत की तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो बीईई है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, इसके अंदर अब तक भारत के अलावा और कितने देश हैं? तो 16 देश और भी हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल हो चुके हैं। तो ये ऊर्जा दक्षता को लेकर कार्य करेंगे, बेसिक बात ये है। तो इसमें कोई प्रीलिम्स जैसा कोई फैक्ट ऐसा है नहीं जो आपको याद करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी। तो आपको पता है लोथल तो ऑलरेडी जो है, आपको पता है कि एक बहुत पुराना डॉकयार्ड रहा है या बंदरगाह रहा है, और ये गुजरात के अंदर है। और यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। तो इसी को जो है अभी क्या बनाया जाएगा? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है, इसको बनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के रूप में इसको बनाया जाएगा। अच्छा, ये एनएमएचसी जो है, इसकी आधारशिला 2019 में रखी गई थी। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास यहाँ पर किया जाएगा। ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर किया जाएगा? लोथल में किया जाएगा। उसके अलावा कुछ विशेष बात इसमें नहीं है। फिर देखिए, उड़ान योजना के तहत 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है। ये उड़ान योजना आपको पता है कि जो आम नागरिक है, उनको भी हवाई यात्रा की सुविधा देने के लिए कम खर्च के अंदर जो है इसका बनाया गया था। तो इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का नाम उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है? तो इसमें जो हवाई अड्डे बनाए गए हैं, वो अब देखिए 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन जो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश से किया गया है। ठीक है, 3 हवाई अड्डों का मध्य प्रदेश में रीवा, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हवाई अड्डे शामिल हैं। ये 3 हवाई अड्डे जो हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड अभी किए गए हैं। ऐसा प्रीलिम्स जैसा इसमें कुछ लगता नहीं है कि भई पूछा जाएगा, पर हमने पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, यह योजना देश के कम सेवा वाले क्षेत्रों में कम सेवा वाले हवाई मार्गों को बेहतर बनाने और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित है। ये हमने पढ़ लिया। इसके नाम में ही सिद्ध है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि जो आम जन के लिए है, सुविधाएं देने के लिए इसको बनाया गया है। फिर देखिए, देश में 13 करोड़ लोग अत्यंत गरीब, विश्व बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी एंड प्लैनेट पाथवेज आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस। ठीक है, ये रिपोर्ट है किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। तो रिपोर्ट का अगर नाम दे करके पूछे तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और कहता है कि भाई 2024 में लगभग 12.9 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी में जो है वो जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। अत्यधिक गरीबी का बड़ा कारण देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को यहाँ पर इन्होंने बताया है। उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर काम का नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देश के टॉप 100 अमीरों की संपत्ति 1 ट्रिलियन से भी अधिक है। ये फोर्ब्स की जो अमेरिका का एक पत्रिका है, वो कहती है कि जो 100 अमीर जो हैं, उसमें की संपत्ति जो है 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। ठीक है, इन 100 अमीरों के अंदर हमारे भारतीयों का नाम देखते हैं। तो देखिए, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, शिव नडार, दिलीप सिंघवी, राधा किशन दमानी, सुनील मित्तल, कुमार बिरला, साइरस पूनावाला, बजाज परिवार, इनकी संपत्ति नेटवर्थ जो है वो ट्रिलियंस में है, तो बिलियन डॉलर्स में है। तो ये थोड़ा हमें, ठीक है, ध्यान रखने वाला। एग्जाम में तो कुछ नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। फिर देखिए, चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा। अब तो चुनाव के रिजल्ट भी आ गए, तो ये अब इसमें नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे। फिर देखिए, भारत ने अमेरिका के साथ किया 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने संबंधी समझौता। तो ये ड्रोन्स का नाम क्या है? भारत अमेरिका से देखिए 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स लेगा। तो MQ-9 भी ध्यान रखिएगा, क्या है ये? प्रीडेटर ड्रोन्स है। ठीक है, और भारत किससे खरीदेगा? ये अमेरिका से खरीदेगा। ठीक है, भारतीय नौसेना को, और जो सी गार्जियन प्रकार के होंगे, ये ड्रोन ड्रोन देगा। ठीक है, बस नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो है उच्च ऊंचाई, लंबे समय तक चलने वाले मानव रहित यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के रूप में वर्गीकृत इनको किया गया है। 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर 40 घंटे तक उड़ सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 2000 के करीब है। तो ये थोड़ा सा प्रीडेटर ड्रोन का ध्यान रखिएगा। ये किससे डील हुई है? तो ये यूएसए से डील हुई है। फिर देखते हैं नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट। तो ये जो है प्रशांत किशोर, ये जन सुराज पार्टी है, पटना के जो हैं चुनावी रणनीतिकार की प्रॉपर ये जो है पटना के हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जन सुराज पार्टी किसकी है? प्रशांत किशोर की, और ये बिहार की पार्टी है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट 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 आर्टिकल पे। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण किया गया है
और आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद ऐसी पहल करने वाला ये कौन-सा राज्य बना है? तो ये तीसरा राज्य बना है, ठीक है, तेलंगाना। तो इन्होंने जातिगत सर्वेक्षण करवाया है। फिर देखिए न्याय की देवी लेडी ऑफ जस्टिस जो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस है, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ में तराजू है और एक हाथ में तलवार है, उसको चेंज किया गया है। अब उसमें आँख से पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी और तलवार की जगह अब संविधान की किताब उनके हाथ में दी गई है। इसको डिज़ाइन किसने किया है? तो डिज़ाइन इसको जयपुर के शिल्पकार है विनोद गोस्वामी, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो ये थोड़ी-सी हमारे लिए काम की बात थी। फिर देखिए ड्रोन से डाक सेवा, तो अरुणाचल प्रदेश में चौखम डाकघर जो है उसने जो है इसको स्टार्ट किया है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ठीक है, दूर-दराज के इलाकों में ड्रोन के द्वारा जो है वो चिट्ठी पहुँचाने का कार्य किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है, तो ये हम थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए आदर्श गौशाला लाल टिपारा, ये क्या है? तो प्रधानमंत्री ने ग्वालियर मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला लाल टिपारा में बायो सीएनजी प्लांट जो है उसको स्टार्ट किया है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला ये होगी। तो लाल टिपारा गौशाला जो कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर है ग्वालियर में, ये पहली जो है आत्मनिर्भर और आधुनिक गौशाला है। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश में 36 हिम तेंदुए, ये तो कोई काम का नहीं है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये काम का नहीं है। फिर देखिए आवती कलाई, ये हमने फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें भी पढ़ लिया था। ये एक गरबा गीत है, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको बनाया है और इसे गाया है पूर्वा मंत्री ने, ठीक है, पूर्वा मंत्री नाम है, उन्होंने इसको गाया है। और ये क्या है? गरबा गीत है, नाम ध्यान रखिएगा, गरबा गीत है, ठीक है, दुर्गा माँ को समर्पित गरबा गीत है। फिर देखिए मंथली ओवरव्यू देख लेते हैं। लद्दाख में किस पुल का नाम कारगिल युद्ध में शहीद हुए 4 जाट बटालियन के कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रखा है? तो काकसर पुल, ठीक है। केंद्र के वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ एक विधेयक पर वक्फ संशोधन, ठीक है, ये काम का नहीं है। भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को किस इस्लामी समूह को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है एक्ट के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है? तो ये नाम ध्यान रखें, हिजब उत तहरीर जो है संगठन है, इसको इन्होंने किया है, इलीगल घोषित किया है। फिर है मौसम की स्थिति के लिए एक्स बैंड रडार स्थापित करने, केरल के किस जिले में एक्स बैंड रडार रडार जो है उसको स्थापित किया है? तो ये वायनाड के अंदर जो है इसको स्थापित किया है। ये मौसम की स्थिति और उसकी चेतावनी के लिए जो है इसको स्थापित किया गया है। डब्ल्यूएचओ की वैक्सीन नियमन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हासिल किया है? तो ये जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण, नहीं, ये काम का नहीं है। फिर देखिए खवड़ा गुजरात में नई सौर पवन हाइब्रिड परियोजना से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अदानी समूह ने किस कंपनी के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो गूगल के साथ में जो है अदानी ग्रुप यहाँ पर सहयोग करेगा। एससी के ऊपर वर्गीकरण, एससी वर्ग को कोटा दिया है हरियाणा, ठीक है। सोनपुर सारण बिहार के हरिहरनाथ तीर्थ क्षेत्र में एआई तकनीक से लैस राज्य का पहला मंदिर बनेगा। इस मंदिर का नाम क्या है? सूपकरण विघ्नेश्वर गणपति मंदिर। तो हम सिर्फ नाम ध्यान रखेंगे, ये सूपकरण विघ्नेश्वर गणपति मंदिर कहाँ है? तो सोनपुर सारण बिहार में है, ठीक है। फिर देखिए विश्व विरासत, वास्तुकला के आधार पर बसाया गया 5 से 8वीं सदी में सिरपुर किस राज्य में है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव जो है एएसआई द्वारा भेजा जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिरपुर जो है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। फिर है अली मिनेती माधव रेड्डी एसएलबी सुरंग प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये जो है आपके कहाँ पर है? तेलंगाना में है, ये भी ध्यान रखना है। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र पहला केमिकल कचरा मुक्त? तिरुपुर, ये काम का नहीं है, छोड़िए इसको। किस राज्य सरकार ने देशी गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको राज्य माता का दर्जा प्रदान किया है। तितली पक्षियों की 3 प्रजातियां, ठीक है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में देश के में पहली बार कौशल जनगणना या स्किल सेंसस शुरू की गई है? तो देखिए ये जो है आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी के अंदर जो है इसको मंगलगिरी के अंदर स्टार्ट किया गया है कौशल जनगणना या स्किल सेंसस। गुजरात के बनासकांठा जिले के किस शहर में भारतीय वायुसेना का नया स्टेशन बनाया गया? तो दीसा जो शहर है गुजरात का, वहाँ पर जो है बनाया गया है। हालांकि ये भी कौन ही पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो काम की चीज़ें थी वही हमें पढ़नी है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें टिक लगा दी है, 1 मिनट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी, तो इसको पढ़ लेते हैं। सो हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए ल्यूपेक्स मिशन। ये ल्यूपेक्स मिशन क्या है? नाम से थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जो ल्यूपेक्स मिशन है ये है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है, ठीक है। ये 5वां हमारा चंद्रमा मिशन होगा।
चंद्रयान 4 जो है 2024 के अंदर जो है इसके तहत भेजा जाएगा। सॉरी, इसको मंजूरी दी गई, 2027 में इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा और चंद्रमा में वही जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें वहाँ के सैंपल्स लेना, वहाँ क्या लाइफ के लिए संभावनाएँ हैं उसको तलाशना, ये सारे इसके काम होंगे। अच्छा, इसमें काम की बात हम क्या ध्यान रखें, पहला तो ये पता रहे ल्यूपेक्स मिशन क्या है और दूसरा जो है ये ध्यान रखेंगे कि इसके में भागीदारी किसकी है। तो इसरो के साथ में जो है हमारा जो इसरो है उसके साथ में जापान की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, वो इसमें हमारे लिए भागीदारी का कार्य करेगा। ठीक है। ल्यूपेक्स मिशन के हिस्से के रूप में कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। अब देखिए नासा का है ये मिशन। सबसे पहला तो हमें ये पता रहे कि यूरोपा क्लिपर मिशन किसका है, तो नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया है और किस सैटेलाइट के लिए या किस प्लैनेट के लिए स्टार्ट किया गया है। तो जो बृहस्पति ग्रह है जिसको जुपिटर बोलते हैं, तो उसका जो चंद्रमा है जिसको सैटेलाइट बोलते हैं यूरोपा जो है, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन है। तो ये यूरोपा क्या है, तो बृहस्पति का चांद है, उसके लिए वहाँ पर जीवन की जो संभावना है उसको तलाश करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसको स्पेस एक्स जो कंपनी है, स्पेस एक्स के एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसका जो फाल्कन हैवी रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, तो ये 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे समुद्र है जो इस उपग्रह को रहने लायक जो है वो बना सकता है। तो ये सारी बातें हैं इसमें। और क्या काम की बात है, यहाँ देखिए न्यूज़ फैक्ट देखिए, यूरोपा जो है सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज जो है 1610 में गैलीलियो गैलीली और साइमन माइरस के द्वारा जो है वो की गई थी। नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन से पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए जूस मिशन जो है वो लॉन्च किया था। तो जूस मिशन भी ध्यान रखिएगा, यूरोपा क्लिपर मिशन से पहले जूस मिशन जो है वो भी इस पे लॉन्च किया गया है। अब पूछ ले इस नाम से कौन सा मिशन है, तो ये भी जो है इसी बृहस्पति का जो सैटेलाइट है यूरोपा, उस पे जीवन की संभावना तलाशने के लिए लॉन्च किया गया था 2023 में। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, फिर चलते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी पे यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। फिर देखते हैं इसमें क्या है इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट आर्टिकल देखिए, चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जिसको हम बोलेंगे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसको टेस्ट किया है। कहाँ टेस्ट किया है, तो राजस्थान का जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पर इसको टेस्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा देखिए, हिट टू किल, ये इस क्षमता की पुनरावृत्ति को ये प्रदर्शित करता है। तो ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखेंगे, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और इसके 3 उड़ान परीक्षण किए गए राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर। इसके बारे में और हम कुछ देखें तो मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है और इसे अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। इतने ही काम की बातें हैं, कुछ विशेष इसमें है नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। जीआरएसी ने भारतीय नौसेना को सौंपा आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक के बारे में पढ़ना है। जीआरएसी क्या है, तो ये तो आपको पता ही है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है और इसके द्वारा जो है आईएनएस निर्देशक को बनाया गया है। तो ये क्या है, आईएनएस निर्देशक जीआरएसी द्वारा निर्मित 4 ऐसे पोतों की एक श्रृंखला में दूसरा है। पहला पोत इसका था आईएनएस संधायक। ठीक है, तो ये नौसेना को दिया गया वेसल है और जीआरएसी ने इसको बनाया है। नाम क्या है इसका, आईएनएस निर्देशक। पहला कौन सा था, आईएनएस संधायक। इसको जो है देखिए, आईएनएस निर्देशक एक सर्वे वेसल लार्ज है जिसे 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया था और आईएनएस निर्देशक पोत बंदरगाहों और नौवहन चालों के व्यापक तटीय और गहरे जल के हाइड्रोलिक सर्वेक्षण, ओशियोनोग्राफिक डेटा वगैरह एकत्रित करेगा। वही सब घिसी-पिटी बातें जो है हम पढ़ते हैं वही सब इसमें लिखा हुआ है। नाम ध्यान रखिएगा बस, आईएनएस निर्देशक और आईएनएस संधायक। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भारत ने लॉन्च की चौथी परमाणु बैलिस्टिक सॉरी परमाणु पनडुब्बी S4। तो S4 क्या है, परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, और इसको भी जो है ये जो है विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित पनडुब्बी लॉन्च की है। एस फोर की रेंज देख लीजिए, 3500 किलोमीटर है और यह एक साथ 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में जो है वो सक्षम है। तो ये इसकी कुछ बातें हैं। फिर वन लाइनर देखते हैं। रशिया ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जाने वाली हवा से सतह पर मार करने वाली कौन सी मिसाइल विकसित की है।
तो इस डेलिए 305, तो ये ध्यान रखिएगा ये किसकी है। अभी तक ऊपर जो चीज़ें पढ़ी वो इतनी काम की नहीं थी रक्षा प्रौद्योगिकी में, उस पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनने जैसा है नहीं, इस पे बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस डेलिए 305 क्या है? तो ये रशिया ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जाने वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल विकसित की है, उसका नाम है। फिर है स्पेस डॉक एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? तो इसरो ने अपने दिसंबर 2024 में संभावित किस परीक्षण के लिए 2 उपग्रह निजी कंपनी से प्राप्त किए हैं? तो ये एक कंपनी का नाम है। फिर रशिया ने अपने किस पहले हाइड्रोजन संचालित पोत को समुद्री परीक्षण के लिए तैयार किया है? इसका नाम है इकोबाल्ट। क्या नाम है? इकोबाल्ट। फिर है रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना के वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये दामागुंडम वन क्षेत्र तेलंगाना में रखी है, तो ये भी थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम हमारे आर्थिक परिदृश्य पे। तो आज ये वाली जो है लास्ट हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कम ही पॉइंट्स है जो इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के लिए जो है उसको मंजूरी दी गई है। तो हमारे मंत्रिमंडल ने जो है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स उसको जो है अक्टूबर 2024 में मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो जो घरेलू तिलहन उत्पादन है उसको बढ़ावा देना, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को हासिल करना, ये सब इसका जो है वो लक्ष्य है। तो इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है और इसमें ये है कि भाई 2030-31 तक जो है हम इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो ये 14th ऐसी कंपनी है, 14वीं कंपनी है जिसको कि महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। इसके अलावा भी देखिए 13 महारत्न कंपनियां हैं जैसे कि ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसी, बीपीसीएल, ठीक है, पावर वित्तीय निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड, ये सब जो है महारत्न कंपनियां हैं और इसका थोड़ा-सा आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसमें अर्हताएँ क्या-क्या हैं? कैसे किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलता है? तो देखिए महारत्न का दर्जा उसी कंपनी को दिया जाता है जो पहले से नवरत्न हो, जिसने लगातार 3 वर्ष तक 5,000 करोड़ का औसत शुभ लाभ और 25,000 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर हासिल किया हो, तो उसको जो है इसके साथ ही कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति होना भी आवश्यक है, उसी को जो है महारत्न का दर्जा दिया जाता है। यानी नवरत्न के बाद में क्या बनती है कंपनी? महारत्न बनती है। अगर आपने अक्टूबर की क्रोनोलॉजी के वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि आपका भी थोड़ा रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। वो है अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड्स के मामले में जो है दुनिया का सबसे अमीर शहर जो है वो घोषित हुआ है। तो ये सॉवरेन गोल्ड फंड क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए दुनिया का सबसे अमीर देश बना है अबू धाबी। तो सबसे पहले सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है कि सरकार के स्वामित्व वाला फंड होता है, निवेश जो होता है पूल होता है, सरकार इसमें इन्वेस्ट करती है। मतलब जो भी इनके पास में सरप्लस होता है या अधिशेष भंडार सरकार के पास होता है उससे इसको क्रिएट किया जाता है। जो भी सरकार के पास राजस्व वगैरह आते हैं उससे इसको ये बनाते हैं। ठीक है, तो इस फंड से क्या करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जाता है और इससे नागरिकों को भी लाभ पहुंचता है। तो अभी पूरे देश के अंदर जो है अबू धाबी जो है ये सबसे अमीर शहर घोषित हुआ है सॉवरेन वेल्थ फंड के मामले में। तो ये आपको थोड़ा सा फैक्ट के रूप में याद रखना है। फिर देखिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में होगी 5 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। तो ये उत्कृष्टता केंद्र जो है हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर में स्थित राष्ट्रीय कौशल केंद्रों में स्थापित किए जाएंगे। उसके अलावा इसमें कुछ भी काम की बात नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी PMRKVY जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी। तो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं और इन दोनों को जो है देखिए पीएम जो ये है RKVY द्वारा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि जो KY है उसके द्वारा खाद्य सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जितनी भी योजनाएं हैं वो इसमें शामिल कर ली गई हैं। कौन से में? ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके अंदर जो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि विकास, फसल अवशेष प्रबंधन, ये सारी जो योजनाएं हैं इनको इसी के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग आप जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। किसी भी क्षेत्र की जो विशिष्ट पहचान बनाने के लिए किसी भी चीज़ जैसे मान लीजिए शॉल है, खाने का कोई पदार्थ है, तो उसको विशिष्ट पहचान ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनली दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो अब देखिए इसमें ये जो है अभी इसमें इनमें जो है बोडो जो ग्वारन, मैब्रा जो बिडवी और बोडो जो ग्रिशी ये शामिल है। तो चावल से बनी बियर से 3 वेरिएंट है। असम के जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है उनमें जो है
बोडो ट्रेडिशनल ब्रूअर्स एसोसिएशन द्वारा बनाए गए चावल से बनी बियर के 3 वेरिएंट शामिल है। ये जो है बियर के वेरिएंट है, ठीक है? ये जौ से बनी जो बियर है उसके वेरिएंट है, इनको दिया गया है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे पारंपरिक खाद्य उत्पादों की श्रेणी में जीआई टैग प्राप्त अन्य पदार्थ हैं। ये है बोडो नाफम, बोडो ओंडला और बोडो ग्वाला और बोडो नारजी। कितना तो अब कौन ही पूछेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम कि ये बियर के जो हैं वो वेरिएंट्स हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, महिला उद्यमिता मंच के स्टेट चैप्टर का शुभारंभ किया गया है। तो नीति आयोग ने वी हब और राज्य सरकार के साथ साझेदारी में तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का अपना पहला स्टेट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है। इसके साथ ही क्या होगा, तेलंगाना देश का पहला राज्य बना है जिसे नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में शामिल किया गया है। तो ये कुछ फैक्चुअल बात है इसमें। तेलंगाना में को जो है पहला राज्य है जिसको कि महिला उद्यमिता मंच में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो महिला उद्यमियों को मार्गदर्शन, डिजिटल कौशल, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, ये इसका जो है अ, वो है। और मिशन निदेशक जो है सीता पल्लो चोला है इसकी। तो इतना भी नहीं ध्यान रहे तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो है पहला राज्य कौन सा बना है, तेलंगाना बना है। फिर आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। तो इसमें तो इतनी कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि पूछते नहीं है कि रेपो रेट कितनी है, ये अपने इसमें नहीं पूछते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, भारत 700 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद में जो है भारत से पहले जो है चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड जो है ये आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितना हो गया है, 700 अरब डॉलर का हो गया है। आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है। तो आपको पता है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेक्स है, ये हमारे भारतीय फॉरेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा जो है फॉरेन करेंसी एसेट है, ठीक है। अब देखिए, हमारे देश का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें फॉरेन करेंसी एसेट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस फॉरेन करेंसी एसेट में यानी जो फॉरेक्स होता है उसमें कौन कौन सी देश के जो करेंसीज होती हैं उनको स्थान है। तो देखिए, यूरो है, पौंड है, येन है और ये जो है नॉन अमेरिकन करेंसी है, इसको इसको भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूरो, पौंड और येन जो है उसमें शामिल होता है। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार का जो स्टॉक है, ग्लोबल झटकों से डोमेस्टिक इकोनॉमी इक्विटी को बचाए रखने में मदद करता है। तो इसलिए फॉरेक्स जितना ज़्यादा होता है किसी कंट्री के पास में, उतना उसको सेफ भी माना जाता है, इकोनॉमिकली उस कंट्री को स्टेबल माना जाता है। फिर देखिए, कंप्रेस्ड बायोगैस बायोगैस संयंत्र, इसकी निर्माण की आधारशिला डिजिटली रखी गई है कहाँ पर, असम के गुवाहाटी, जोरहट और इसी बीच का उद्देश्य, ठीक है, ये काम का नहीं है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है फिर देखिए, ये क्या है, DWRB 23, ये क्या है, तो ये बिना छिलके वाली जौ की किस्म है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले दे करके, हाल ही में चर्चा में रहा DWRB क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जौ की किस्म है और बिना छिलके वाले जौ की किस्म है, ठीक है। तो इसको अभी जो है, ये कम ग्लूटन होता है, इसमें उच्च बीटा ग्लूकोन जो है घुलनशील फाइबर जो है उसमें अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ के अंदर है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है, दुनिया भर में कारोबारी माहौल का आकलन करने वाली बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। बी रेडी रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने आर्थिक परिदृश्य तक की खबरों को पढ़ लिया है और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को, और जल्दी ही इस मैगजीन को थर्ड वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको जल्दी ही आज या कल में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।